हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का एक नया चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज है टिश्यू का लेक्चर नंबर 1। बहुत सारे बच्चों को टिश्यू चैप्टर समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि उनको सेल चैप्टर अच्छे से नहीं आ रहा होता है। अगर आपको सेल नहीं भी आता है फिर भी आपको टिश्यू समझ में आएगा। अगर आप इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखोगे तो आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता टिश्यू। तो भाई बायो अगर आप सिर्फ ये सोच कर पढ़ोगे कि मुझे याद कर लेना है तो भाई हो नहीं पाएगा। आपको समझना पड़ेगा बायो का हर एक कॉन्सेप्ट को। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखोगे, अगर एक एक कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे तो ये चैप्टर आपको एज इट इज़ याद हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब कोशिश करोगे याद कर लेने का, पॉसिबल नहीं है। समझ गए? ये चैप्टर पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसी वजह से बच्चों को समझ नहीं आता। बच्चा कोशिश करता है याद कर लेने का, बट याद आपसे हो नहीं पाएगा। समझ गए? अगर आप टिश्यू चैप्टर कहीं पढ़ चुके हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो इस लेक्चर को देखिएगा तो टोटल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर भी मैं पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा और टोटल चीज़ पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक स्किप कर दूंगा कि ये तो आपको आता ही है, ये तो आपको सर पढ़ाए ही थे, ऐसा नहीं होगा। टोटल चीज़ पढ़ाऊँगा। चलिए शुरू करते इस लेक्चर को। सबसे पहले आपको कॉपी में हेडिंग लगाना है टिश्यू। टिश्यू क्या होता है उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम लोग टिश्यू तक चलेंगे। टिश्यू का पूरा डेफिनेशन भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। उससे पहले जो जो चीज़ आप सेल में पढ़े हैं वो सब मैं आपको याद दिला देता हूँ, ठीक है? अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो आप 5 मिनट स्किप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब का सब क्या चीज़ का बना होता है बताइए? सेल्स का बना होता है। जो आप चूहा देखते हो घर में जो सामान काट देता है, उसका भी बॉडी सेल्स का ही बना है। जो आप मच्छर देख रहे हो ना, जो खून चूस के भागता है, उसका भी बॉडी सेल्स का ही बना होता है। आदमी, उसका भी बॉडी सेल्स का ही बना है। आपका भी बॉडी सेल्स का ही बना है। आपका जो भी चीज़ बॉडी में प्रेजेंट है ना, सब सेल्स का ही बना है। जहाँ जहाँ भी सेल्स है। क्या हड्डी भी सेल्स ही है? हाँ भाई, हड्डी भी सेल है। आपको इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। हड्डी भी सेल्स का ही बना है। स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होता है हड्डी, आपको पढ़ाया जाएगा। टिश्यू क्या होता है हालांकि मैं आपको अभी नहीं बताया हूँ, बताऊँगा थोड़ी देर में। तो हड्डी भी एक स्पेशल तरह का टिश्यू होता है, मतलब वो सेल्स ही है। समझ गए? ब्लड क्या सेल्स है? हाँ भाई, वो भी सेल्स ही है। क्या गाल पर जो स्किन है ये भी सेल्स ही से बना है? हाँ, वो भी सेल्स से ही बना है। मतलब एवरीथिंग जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, जो भी आप ऑर्गन वगैरह देख रहे हो, सब का सब सेल्स का ही बना है। समझ गए? क्या आँख सेल्स का बना है? हाँ भाई, हर चीज़ सेल्स का ही बना है। समझ गए? चाहे वो प्लांट हो, क्या प्लांट का रूट सेल्स का बना है? हाँ। क्या प्लांट का सूट सेल्स का बना है? हाँ भाई। क्या प्लांट का फ्लावर सेल्स का बना है? हाँ। हर चीज़ सेल्स का ही बना है। तो सेल क्या है बताइए? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस चीज़ से बना है उसको हम सेल बोलते हैं। समझ गए? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो सबसे छोटा चीज होता है वो सेल्स है। स्ट्रक्चरल यूनिट, यूनिट मतलब सबसे छोटा चीज। समझ गया? इकाई।
सबसे छोटा सेल्स है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है ये दो तरह का होता है, ये सब आपके बुक्स में लिखा होगा, अगर आप बुक खोल के पढ़ोगे तो। ऐसा नहीं है कि मैं सेल ही पढ़ा रहा हूँ अभी, ये सब आपके बुक में लिखा मिलेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा। तो जितने भी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है सभी लोगों को पता है? नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। देखो भाई, यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल वाला। जो सिंगल सेल वाला है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल क्या है आपको मैं बता दूं, जैसे अमीबा। अमीबा क्या है? यूनिसेल्यूलर, इस टाइप का इसका शेप होता है अमीबा, समझ गया? अमीबा यूनिसेल्यूलर है, समझ गए? अब ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है इसको जो भी काम करना है ना सब सिंगल सेल से ही करेगा। अब बताइए, इसमें एक ही सेल है तो ये खाना भी खाएगा सिंगल सेल से ही, खाना से एनर्जी भी रिलीज करवाएगा सिंगल सेल से ही, और जो कचरा रहेगा उसको भी बाहर निकालेगा सिंगल सेल से ही, समझ गया? तो सिंगल सेल ही इसमें सब काम करेगा, समझ गया? ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या क्या फंक्शन है चलिए इधर ध्यान से देखिए। जैसे डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है सभी लोगों को पता है? नहीं पता है कोई बात नहीं है, जान लीजिए। जैसे मान लेते हैं ये अमीबा है, ये खाना देखा, खाना को अपने अंदर ले आया, समझ गए? खाना को अपने अंदर ले आया, थोड़ा बड़ा सा खाना बना देता हूँ। खाना को अपने अंदर ले आया, कैसे लाया इस सब से आपको मतलब नहीं है अभी। उसके बाद क्या होगा, ये अमीबा खाना को छोटे छोटे पीस में तोड़ देगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाना को तोड़ देना, समझ गए? अब क्या होगा, जब खाना को तोड़ देगा तो इस खाना से एनर्जी भी चाहिए ना भाई, एटीपी चाहिए ना। एटीपी जानते हो ना, एटीपी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं साइंस के टर्म में, समझ गए? बायो के टर्म में स्पेशली। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, उसमें जो यूनिसेल्यूलर वाला है वो अपना रेस्पिरेशन क्या करेगा बताइए? रेस्पिरेशन वो भी करेगा एक ही सेल में, रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन क्या होता है सभी लोगों को पता है? ये जो फूड है ना, ये जो फूड है इससे एनर्जी रिलीज करवाना, उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, खाना से एनर्जी रिलीज करवाने के प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, अब इससे तो एनर्जी मिल गया, एटीपी मिल गया, सेल एकदम मस्त है भाई, खा पी के समझ रहे हो ना, साइज अपना बढ़ा लिया, सेल अपना ग्रो कर लिया। अब जो भी कचरा रहेगा, जैसे मान लीजिए ये सब कचरा है, तो ये कचरा बाहर निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा आउट। इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन बोल देते हैं। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम बॉडी। फ्रॉम बॉडी नहीं बोलिए, बोलिए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, समझ गए? एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्टेज। फ्रॉम क्यों लिखोगे, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ये जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसको रिप्रोडक्शन भी खुद ही करना होता है। रिप्रोडक्शन समझते हो क्या होता है? समझो, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चा पैदा करना। री मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, समझ गया? जैसे मान लो भाई ये एक सेल है, ये क्या करेगा बताइए? सबसे पहले ये ग्रो करेगा। जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, समझ गए? सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल क्या होता है पता लग गया? जिस चीज़ से बॉडी बना होता है वही सेल्स है, समझ गया? वही सेल है। ये जो सेल है सबसे पहले क्या किया बताइए? ग्रो किया। उसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड किया। यही तो भाई रिप्रोडक्शन है, एक से दो हो जाना, रिप्रोडक्शन, समझ गया? रिप्रोडक्शन क्या है बताइए?
फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान, ऑफस्प्रिंग बच्चा, समझ गए? क्लियर है? तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सब का सब काम अपना सिंगल सेल से ही करता है, समझ गया? ये आपके बुक में लिखा होगा बट आपको समझ में नहीं आया होगा, अब समझ में आ गया होगा कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टोटल का टोटल काम एक ही सेल से करता है। लेकिन बट जो आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले बताओ भाई, ह्यूमन, आदमी। एक आदमी का मैं कार्टून वाला डायग्राम बना देता हूँ। ये एक कार्टून वाला आदमी है, समझ गया? ये एक आदमी है, समझ गया? ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी मतलब होता है मेनी, सेल्यूलर मतलब सेल्स वाला, मेनी सेल्स वाला। ये जो आदमी का बॉडी है ना, इसमें ना सेल का जो ग्रुप होता है ना वो आपस में क्लोज हो जाता है, समझ गया? आपस में सब एकदम क्लोज होता है और वो अपना काम को बांट लेता है, समझ गया? क्या करता है बताइए? अपना काम को बांट लेता है। जैसे देखो भाई, जैसे मान लेते हैं इसमें हम लोग थोड़ा डायग्राम को मैं गंदा कर रहा हूँ, ठीक है? आप नहीं बनाना, अगर मन होगा तो बना लेना, हालांकि कंफ्यूज होने का ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये आदमी है, समझ गए? इसके बॉडी में क्या है बताइए? अलग अलग टाइप का सेल्स सब प्रेजेंट होगा, समझ गया? इसके बॉडी में ये वाला जो पाइप है, ये वाला, इस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसोफेगस। ये वाला जो पाइप है या ओइसोफेगस, ये जो पाइप है, इस पाइप का बस काम है खाना को पहुंचाना। कहाँ तक पहुंचाना? स्टमक तक। ये वाला स्टमक है, थोड़ा बहुत मेंशन भी कर देता हूँ। ये क्या है? इसोफेगस। ये है स्टमक। इसोफेगस का काम है खाना को मुंह से लेके स्टमक तक पहुंचा देना, बस, समझ गए? स्टमक का काम है ये जो खाना आएगा, इस खाना को तोड़ देना। क्या काम करना है बताइए? स्टमक का काम है फूड को ब्रेक डाउन कर देना, फूड को तोड़ देना, ब्रेक डाउन करवा देना। ये स्टमक का काम है। तो आपको कुछ समझ में आया? इसोफेगस का काम कुछ और है और स्टमक का काम कुछ और है, मतलब दो चीज़ का अलग अलग काम है। मतलब स्टमक का सेल अलग टाइप का होगा, इसोफेगस का सेल अलग टाइप का होगा। अगर नीचे जाओगे तो ये वाला क्या है बताइए? इंटेस्टाइन। आप सब बचपन में पढ़े होइएगा, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, 10 में पढ़ना है। ये इंटेस्टाइन है, समझ गया? इंटेस्टाइन। अब ये जो इंटेस्टाइन है इसका काम कुछ और है, मतलब कि हर एक जगह का जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, हर एक जगह का काम अलग अलग है, समझ गए? और ऐसा नहीं है कि स्टमक एक ही सेल्स का बना होगा, ये बहुत सारे सेल्स का बना होगा, समझ गए? इसमें क्या है बताइए? सेवरल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर। बहुत सारे सेल्स ग्रुपिंग करके तब स्टमक बनाए होंगे, बहुत सारे सेल्स ग्रुपिंग करके इसोफेगस बनाए होंगे। तो सेवरल सेल्स आर ग्रुप टुगेदर, समझ गए? टू फॉर्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, समझ गए? क्लियर? अब ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है वो ना अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है। क्या कर लेता है बताइए? अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है। स्पेशलाइज का मतलब मैं समझाता हूँ। स्पेशलाइज का मतलब समझो। जैसे जब मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जैसे होम ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो जो भी 1 क्लास से
10 क्लास तक का बच्चा है, 1 से 10 क्लास तक का बच्चा है, मैं उसका टोटल सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता। कैसे कैसे पढ़ाता हूँ सुनते जाओ। जैसे अगर 1 से 8 तक का बच्चा है तो मैं उसका मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, साइंस भी पढ़ा सकता हूँ। साइंस में तीनों चीज़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स भी पूरा पढ़ा सकता हूँ, सोशल भी पढ़ा सकता हूँ, हिंदी भी पढ़ा सकता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 9th-10th के बच्चे को पढ़ाता हूँ, जैसा अभी पढ़ाता ही हूँ, जब 9th-10th के बच्चे को पढ़ाता हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ क्या चीज़, मैथ्स और साइंस। हिंदी, इंग्लिश, सोशल को छूता भी नहीं हूँ। अगर मैं 11th-12th वाले को पढ़ाता हूँ तो बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। जैसे जैसे ऊपर क्लास में मैं जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, वैसे वैसे मैं अपने काम को क्या कर रहा हूँ, बांट ले रहा हूँ। ठीक है, बस मैं अब यही काम करूँगा। जैसे अभी 11th के बच्चे को पढ़ाता हूँ, 2 बच्चे को, तो उसको मैं सिर्फ बायो और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। अपना काम को मैं बांट लिया, हमसे भाई फिजिक्स नहीं होने वाला है, समझ गए। हम इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, हम मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे, मतलब अपने आप को मैं स्पेशलाइज करते चला गया। समझ में आया। तो उसी को बोला जाता है कि अपने काम को स्पेशलाइज कर लेना। वैसे ही जो स्टमक का सेल है, अपना काम बांट लिया कि हमको भाई बस खाना तोड़ना है, ये इसोफेगस बोलेगा हमको तोड़ने उड़ने से मतलब नहीं है, हमको बस पहुंचा देना और कोई काम नहीं है मेरा। समझ गए। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है वो अपने काम को बांट चुका होता है, अपने आप को स्पेशलाइज कर लेता है टू कैरी डिफरेंट फंक्शन, टू कैरी डिफरेंट फंक्शन। समझ में आया। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। दिख रहा है काफ़ी अच्छे से, हाँ दिख रहा है। ये चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। कम कम पढ़ाऊँगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी करने का ज़रूरत नहीं है। तबीयत भी मेरा ठीक नहीं है, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, उसमें तबीयत ख़राब हो गया, सर्दी हो गया, हालांकि हमेशा हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि टिश्यू क्या होता है। फिर से हेडिंग लगा लेना, ठीक है, ये नहीं कि उसी कॉपी में ऊपर लिखने लग गए। टिश्यू का मतलब समझिए क्या होता है। टिश्यू ने एक्चुअल में क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स। क्लस्टर मतलब झुंड, बहुत सारे जब सेल्स एक जगह आ जाए टिश्यू, समझ गया, क्लस्टर ऑफ सेल्स। जैसे मान लीजिए ये सेल सबका क्लस्टर हो गया, तो ये क्या है? टिश्यू है। और भी इसमें कंडीशन लगता जाएगा, समझ गए। और एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है। ये सेल का क्लस्टर होना चाहिए, इसका ना स्ट्रक्चर मतलब होता है बनावट, और इसका काम सेम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेम होना चाहिए। क्या और भी कंडीशन है? हाँ भाई, और भी कंडीशन है। इसका ओरिजिन कॉमन होना चाहिए, कॉमन ओरिजिन। ओरिजिन मतलब, ओरिजिन का मतलब समझते हो, कहाँ से ये आ रहा है, मतलब इसका पेरेंट्स कॉमन होना चाहिए, मतलब इसका मम्मी पापा कॉमन होना चाहिए, मतलब एक ही मम्मी का 2 बेटा, समझ गया, वैसा वाला होना चाहिए। मतलब भाई
भाई बहन होना चाहिए या भाई भाई, समझ गया, या बहन बहन भी जो बोलना है वो बोलो, समझ गया। क्लस्टर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम और कॉमन ओरिजिन। और ये जो सेल है इसके बीच का जो फ्लूइड होता है वो भी सेम होना चाहिए, समझ गया। कॉमन फ्लूइड, सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो भी सेम होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द टिश्यू एमोंग देम। आपको टिश्यू को पहचानना है, 3 मैं बॉक्स बनाता हूं। ये एक्स टाइप का सेल है, समझ गए। इसमें XY टाइप का सेल है। इसमें फ्लूइड भी भरा हुआ है, फ्लूइड भी। और एक और ले लो, इसमें XX टाइप का सेल भरा हुआ है, बहुत सारा सेल्स है। ऑप्शन नंबर A B C D। आपको पहचान के बताना है कि इसमें से टिश्यू क्या है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। क्या आंसर आया? ए आ गया, ए आया। चलो देखते हैं हम लोग क्या क्या कंडीशन है। क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसमें है क्लस्टर ऑफ सेल्स, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। चारों टिश्यू लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर चेक करो सेम है या नहीं। सेम ही लग रहा है, सब एक्स टाइप ही है, सेम ही है। इसमें XY टाइप है ना, ये सेम नहीं है, मतलब ये टिश्यू नहीं है, समझ गया। इसमें देखो तो XY, ये भी सेम नहीं लग रहा है ना, मतलब ये भी टिश्यू नहीं है, समझ गया। ये देखो इसमें सब XX टाइप का ही लग रहा है, हाँ ये है टिश्यू। फिर आगे बढ़ो, इसका ओरिजिन कॉमन होना चाहिए, मतलब इसका पूर्वज कॉमन होना चाहिए। पूर्वज कॉमन मतलब बच्चा सब देखने में एक जैसा होगा, समझ गया। जनरली हमेशा नहीं होता है, समझ गया। तो देखो इसका सब एक ही जैसा लग रहा है, इसमें भी सब एक ही जैसा लग रहा है, तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पूर्वज एक ही रहा होगा, समझ गए। एंसेस्टर उसका एक ही रहा होगा। और जो सबसे मेन पॉइंट है अब है कॉमन फ्लूइड होना चाहिए, कॉमन फ्लूइड। एक बात बताओ, क्या इसमें कोई भी फ्लूइड है? नहीं। तो क्या ये टिश्यू है? नहीं। देखो तो इसमें कॉमन फ्लूइड है, हाँ। इसमें क्या है बताइए? कॉमन फ्लूइड। तो क्या ये टिश्यू है? यस। तो आंसर क्या होगा करेक्ट? डी होगा। किसको किसको समझ में आ गया? हाथ उठाओ। अगर आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो देखिए इस वीडियो को काफ़ी ध्यान से, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इस टिश्यू का कैरेक्टर क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण होता है। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टिश्यू। चलिए टिश्यू का हम लोग लक्षण पढ़ते हैं, क्या क्या गुण हैं, समझ गए। तो जो आपका टिश्यू होता है उसमें ना डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझो, लेबर का मतलब क्या होता है, वर्क, और डिवीजन मतलब डिवाइडेड, मतलब जो भी आपका टिश्यू है उसका काम डिवाइड होता है। जैसे इसोफेगस के अंदर जो टिश्यू रहा होगा, जो सेल का ग्रुप रहा होगा, उसका काम क्या है, खाना को बस कैरी करवाना, मुंह से कहाँ ले जावा, कहाँ पहुँचाना, बताइए, स्टमक में। देखिए डायग्राम आप बनाए होंगे, समझ गए। तो क्या है बताइए, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है टिश्यू के अंदर, मतलब काम डिवाइडेड होता है। स्टमक का काम क्या है, खाना को तोड़ना, समझ गए। तो टिश्यू में काम डिवाइडेड होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का ही फीचर है, समझ गए। जितने भी मल्टी सेल्यूलर होते हैं सब में ये देखने को मिल जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सभी लोगों को पता है, बहुत सारे सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म, समझ गए, क्लियर है। चलिए एक चीज़ और समझिए, देखो भाई, बहुत सारे सेल को जब आप जोड़ दोगे, जैसे मान लीजिए पहले एक सेल है, समझ गया, सेल, इस सेल से बहुत सारे सेल में आप जब, क्या क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक मान लेते हैं सेल है, इसमें बहुत सारा सेल्स आप जोड़ दोगे, तब ये क्या बना देगा बताइए, टिश्यू बना देगा। हाँ, इसके अंदर का फ्लूइड भी सेम ही होना चाहिए, समझ गए, फ्लूइड सेम होना चाहिए, टिश्यू के लिए कंडीशन है भाई। तो ये सेल क्या बन गया बताइए, टिश्यू बन गया। सेल से क्या बना, टिश्यू बना, सेल से टिश्यू बना। जब ये टिश्यू आपस में जुड़ेगा, मतलब बहुत सारा टिश्यू कंबाइन करेगा, तो क्या बनाएगा बताइए, ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन बना देगा। जैसे ऑर्गन क्या था बताइए, स्टमक, याद है ना, ये क्या है, स्टमक, इसोफेगस, ये सब क्या है बताइए, ऑर्गन है, समझ गया, एक ऑर्गन है। जब ये ऑर्गन आपस में जुड़ जाएगा, जैसे इसोफेगस जुड़ जाएगा, स्टमक जुड़ जाएगा, तब क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम बना देगा, ऑर्गन सिस्टम, समझ गए। तो सेल से क्या बना, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है समझिए, ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी लोगों को बनाने आता है क्या, या नहीं आता, आता होगा आई होप। थोड़ा सा रफ डायग्राम बना दूं क्या, समझ गए। ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, समझ गए। ये क्या है बता भाई, जैसे माउथ हो गया, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स वेस्टिजियल होता है, काम का नहीं होता। उसके बाद क्या है, रेक्टम, फिर एनस। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आया होगा थोड़ा बहुत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, आगे तक बता दिया। बस आपको टिश्यू का डेफिनेशन बुक में लिख के मिल जाएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, समझ गए। एक बात और देखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी आपका मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म मतलब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला, जिसमें टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसका हायर रेट ऑफ सर्वाइवल होता है, समझ गए, हायर रेट ऑफ सर्वाइवल होता है। एक बात बताओ,
ज़्यादा सरवाइव करने का चांस किसका है, आदमी का या बैक्टीरिया का, बताओ। ऑफ कोर्स आदमी है। ज़्यादा सरवाइव कौन करेगा, अमीबा या आदमी, आदमी ही करेगा, समझ गए। तो इसमें हायर रेट ऑफ सर्वाइवल होता है देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बता सकते हैं। समझ गए। चलिए अब रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टिश्यू का टाइप। चलिए आगे देखते हैं। टिश्यू, जो टिश्यू प्लांट में पाया जाता है उसको हम प्लांट टिश्यू बोल देते हैं, और जो टिश्यू एनिमल्स में पाया जाता है उसको हम एनिमल टिश्यू बोल देते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो बस रहेगा प्लांट टिश्यू, समझ गए। क्या रहेगा, प्लांट टिश्यू। देखो भाई, अब आप एकदम ध्यान से देखना, समझ गए, काफ़ी ध्यान से देखना। जो आपका प्लांट टिश्यू है वो दो टाइप का होता है। मतलब प्लांट में जो भी टिश्यू होता है, जो भी प्लांट में टिश्यू होता है, क्या क्या होता है प्लांट में, सभी लोगों को पता है। ये जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड है, ज़मीन है। जो भी पार्ट ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जो भी पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है और जो सबसे मेन में प्रेजेंट है ये क्या है, स्टेम होता है, समझ गए। और यहाँ पर और क्या होता है बताइए, लीफ होता है, समझ गए। और लीफ का जो ये वाला रीजन है इसको हम एक्जिल बोलते हैं, और एक्जिल वाले रीजन में क्या होता है, बर्ड होता है। बर्ड मतलब कली, समझ गए। और भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे ये है एक फ्रूट, फ्रूट होता है, फ्लावर भी होता है। तो ये सब चीज़ एक नॉर्मल से फ्लावर मतलब नॉर्मल से प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। और नॉर्मल के लिए बायो में क्या वर्ड यूज होता है, टिपिकल। एक टिपिकल प्लांट के अंदर ये सब चीज़ प्रेजेंट होता है, समझ में आ गया। पार्ट्स ऑफ प्लांट क्या क्या है बता भाई। प्लांट में दो पार्ट, जो पार्ट जमीन के नीचे उसको हम क्या बोलते हैं, रूट, समझ गए। ग्राउंड से ग्राउंड के अंडर वो रूट हो गया। जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर उसको हम सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस टोटल को हम क्या बोल देंगे, सूट बोलेंगे। तो जो भी पार्ट ग्राउंड के ऊपर वो क्या है, सूट। ग्राउंड के एबव सूट में क्या क्या आता है पता लग चुका है। क्या क्या आता है जल्दी बताओ देख के। फ्लावर, फूल, बर्ड, कली, लीफ, और भी बहुत सारा चीज़ आता है। लिप्स हो गया, फ्रूट हो गया, समझ गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो बताओ भाई, समझ में आ रहा होगा। तो अब इधर ध्यान से देखो। तो जो भी इस प्लांट के अंदर जो टिश्यू प्रेजेंट है भाई, ये प्लांट है तो इसका भी बॉडी टिश्यू का ही बना होगा ना, सेल का ग्रुप होगा, समझ गए। तो ये जो प्लांट होता है, समझ गए, ये जो प्लांट है, प्लांट में कुछ ऐसा पार्ट होता है, मतलब ये जो प्लांट है ना, इसमें कुछ कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ का सेल हमेशा डिवाइड कर रहा होता है। ये मैं बस सिलेबस आपको बता रहा हूँ। जहाँ का सेल्स कैपेबल ऑफ डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, मतलब सेल डिवाइड करने के योग्य होता है, कैपेबल होता है। और प्लांट में कुछ ऐसा भी जगह होता है ना जहाँ का सेल बुढ़ा जाता है, समझ गए, वो डिवाइड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं बता, परमानेंट टिश्यू, जो डिवाइड नहीं करता।
हो गया एकदम निश्चिंत आदमी, समझ गए। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू क्या है, सेवरल सेल्स, रुक जाइए पूरा लंबा नहीं करता हूँ, समझ गया। जो भी मैच्योर सेल वो डिवाइड नहीं करता उसी को हम परमानेंट टिश्यू बोल देते हैं। मैच्योर सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, समझ गए। क्या बोला मैं, ध्यान दो। ऐसा सेल जो मैच्योर हो चुका है, मैच्योर मतलब बुढ़ा गया है, आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, वो डिवाइड करने योग्य है ही नहीं, आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, उसी को हम बोल देते हैं परमानेंट टिश्यू। ज़्यादा लेंदी नहीं किया डेफिनेशन, समझ गए। बुक में देखोगे तो बहुत लंबा लिखा रहता है, देख के आप परेशान हो जाओगे, समझ गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, सेल आर कैपेबल ऑफ डिवीजन। जैसे एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये क्या कर सकता है बताइए, दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। लेकिन ये ऐसा सेल है जो मैच्योर हो चुका है, समझ गया, तो ये आर नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन, ये डिवाइड करने योग्य होता ही नहीं है, समझ गए। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, आगे बताऊंगा, अभी बस सिलेबस बता रहा हूँ। उसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसके बाद आएगा एक और लैटरल मेरिस्टेम जो मोटाई बढ़ाएगा पेड़ का। कैसे बढ़ता है सब बताऊंगा अभी, लैटरल मेरिस्टेम। और जो परमानेंट टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू ये ना 2 तरह का होता है। कितने तरह का, 2 तरह का। एक है आपका सिंपल परमानेंट, समझ गया, सिंपल एकदम सिंपल वाला। सिंपल मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो कोई सिंपल आदमी है, मतलब क्या है, वो एक ही तरह का कपड़ा पहन के आ जाता है, समझ गया, डिजाइन का नहीं पहनता है, तो सिंपल है, समझ गया। ये क्या है बताइए, सिंपल वाला, कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स, मतलब ये एक ही तरह के सेल्स का बना होता है। एक ही तरह के सेल्स का क्या क्या बना होता है, ध्यान दो, आप इसका नाम जरूर सुने होंगे, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड लास्ट वन इज स्क्लेरेनकाइमा। ये सब पढ़ने आना चाहिए, ठीक है, ध्यान से सुनो, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, समझ गए। उसके बाद कुछ जो परमानेंट टिश्यू होता है वो ना मतलब एक से ज़्यादा टाइप का सेल रखता है, समझ गया, उसको हम कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, या इसी को हम लोग कंपाउंड भी बोल देते हैं, बताऊंगा आगे, समझ गए। ये क्या होता है, कंपोज ऑफ more than one type of cell, one type of cells। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या क्या होता है। तो 2 चीज होता है, पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। नाम तो कभी सुने होइएगा, समझ गए, जाइलम और फ्लोएम, समझ गए, क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था आपको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, उसके बारे में बताया। अब हम लोग आज का मेन टॉपिक पढ़ते हैं, वो है क्या चीज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आज हम लोग पूरा पढ़ लेंगे इधर वाला, फिर परमानेंट अगले लेक्चर में, समझ गए। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, समझ गए। फिर से एक बार रिवीजन कराता हूँ। प्लांट टिश्यू 2 तरह का, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो डिवाइड करता है, 3 टाइप का है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। मेरिस्टेमेटिक के बाद जो दूसरा टिश्यू है वो है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट को परमानेंट पढ़ा जाता है, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यू है, लेकिन मैं इसे परमानेंट ही बोलूँगा, तो जो परमानेंट टिश्यू है वो कैपेबल ऑफ डिवीजन नहीं होता, मतलब वो डिवाइड ही नहीं करता। ये 2 तरह का होता है, एक है एकदम सिंपल वाला आदमी, एक ही तरह का कपड़ा पहन के आ रहा है, मतलब समझ रहे हो ना, कपड़ा उपड़ा नहीं बदलता, एक ही तरह का है, तो वो 3 टाइप का सेल होता है, मतलब 3 तरह का होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। 3 आदमी है जो एक ही तरह का कपड़ा पहनता है प्लांट में। उसके बाद कॉम्प्लेक्स वाला जो
दो या दो से ज़्यादा तरह का कपड़ा पहनता है। कपड़ा पहनना डैट मीन्स सेल्स का बना होना, समझ गए। ये नहीं कि प्लांट कपड़ा पहनता है, ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना है, समझ गया। कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जो कि जाइलम और फ्लोएम, समझ गया। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। आज हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू आई गेस 2 लेक्चर बाद आएगा, ठीक है, 4th लेक्चर से। 3 लेक्चर तो बनेगा भाई टिश्यू के ऊपर, कम से कम 3 प्लांट टिश्यू पर। शॉर्टकट मारना अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्या हो गया, 1 लेक्चर बढ़ ही जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सोच रहे होगे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो पड़ता है, मुझे तो पढ़ना पड़ता है। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ अब हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोग समझते हैं, ठीक है। ऐसा टिश्यू जो हमेशा डिवाइड करता है उसी को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं। पहला टाइप है, जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, समझ गया, ये डिवाइड करके 2 बना दिया, फिर 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 ये 2 बना दिया, फिर ये 2 बना दिया, फिर ये 2 बना दिया, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, समझ गया। तो ऐसा टाइप का जो सेल्स होगा या टिश्यू होगा उसी को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल देते हैं। ऐसा सेल्स जो एकदम लगातार डिवाइड कर रहा होता पागल की तरह, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्टिवली डिवाइडिंग, द टिश्यू व्हिच सेल्स डिवाइड एक्टिवली, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टिश्यू व्हिच सेल्स डिवाइड एक्टिवली, ऐसा टिश्यू जिसका जो सेल्स होगा वो लगातार डिवाइड कर रहा है, द टिश्यू व्हिच सेल्स डिवाइड एक्टिवली आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। थ्रू आउट लाइफ, हमेशा, समझ गए, थ्रू आउट लाइफ इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, समझ गए। क्लियर है? क्लियर। अब ये जो टिश्यू है इसको ना हम लोग ग्रोथ टिश्यू भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं समझो। जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, प्लांट का ये रूट है, ऊपर क्या होता है, स्टेम होता है, समझ गए। अब मान लेते हैं ये स्टेम यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, समझ गए, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये जो टिश्यू है, समझ गए, यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऊपर वाले रीजन में, नीचे वाले रीजन में। तो आपको समझ में आ रहा है, ये ऊपर है और नीचे है, मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, रूट में और शूट पर, दोनों के टिप वाले रीजन पे प्रेजेंट है। टिप मतलब होता है लास्ट वाला रीजन, अपेक्स वाला रीजन। तो ये रूट टिप पे भी प्रेजेंट है और शूट के टिप पर भी प्रेजेंट है। टिप मतलब सबसे लास्ट वाला रीजन, अपेक्स वाला रीजन, समझ गया। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है पता लग गया। फाउंड होता है रूट टिप और शूट टिप पे। एक मिनट, फाउंड होता है रूट टिप पे और शूट टिप पे। बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ पे पाया जाता है बताइए। रूट टिप पे और शूट टिप पे, रूट टिप पे और शूट टिप पे, समझ गया। क्या चीज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
समझ गया। अब ये जो टिश्यू है ये ना प्लांट का ग्रोथ करवाता है, मतलब प्लांट का लेंथ इंक्रीज करवाता है, तो इसलिए इसको हम लोग ग्रोथ टिश्यू भी बोल देते हैं। समझ गया। ऑल्सो नोन एज ग्रोथ टिश्यू। समझ गया, क्लियर। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं होगा, क्लियर। दिख रहा है सभी लोगों को, क्लियर? हाँ दिख रहा है बढ़िया से, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो सेल प्रोड्यूस हो रहा है डिवीजन के बाद, सेल्स प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिवीजन, जो सेल डिवीजन के बाद प्रोड्यूस हो रहा है वो सिमिलर है इटसेल्फ के, सिमिलर टू कह दो पेरेंट्स, या क्या बोलोगे मम्मी पापा, सिमिलर टू पेरेंट्स। समझ गए, क्लियर। समझ गया, सिमिलर टू इटसेल्फ मतलब अपने आप से वो सिमिलर रहेगा, ये वाला अपने आप से मतलब पूर्वज से। समझ गया, जो भी इसका एंसेस्टर है उससे। चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया। चलिए अब थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर में कुछ कुछ पढ़ा देता हूँ। और आज पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और कितना 15 से 20 मिनट का बस और लेक्चर होगा। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये ना लिविंग टिश्यू होता है भाई। डिवाइड कर रहा है तो कैसा होगा, लिविंग होगा। अरे मरा हुआ चीज थोड़ी डिवाइड करेगा, जिंदा चीज ही डिवाइड करेगा ना, तो कैसा होगा बता, लिविंग होगा, मतलब जिंदा होगा। इससे क्या हो रहा है बताइए, प्लांट का लेंथ इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज होगा, प्लांट का मोटाई भी बढ़ेगा, गर्थ भी बढ़ेगा, थिकनेस भी बढ़ेगा। समझ गया। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है, आगे पूरा टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ाऊंगा। तो प्लांट का थिकनेस भी बढ़ाता है, लेंथ भी बढ़ाता है। देखते हो ना, प्लांट पहले पतला रहता है, धीरे धीरे मोटा होते जाता है। क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट पहले छोटा रहता है, लंबा हो जाता है, क्यों होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण। समझ में आए। और भी फीचर बताता हूँ, इंक्रीजेज द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट, इट हेल्प्स इन द इंक्रीजेज द लेंथ एंड गर्थ। गर्थ का मतलब क्या होता है, थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई ऑफ द प्लांट। जो जो आपको मीनिंग नहीं पता है सब मीनिंग मैं बताते जा रहा हूं। समझ गए। ये जो सेल होता है, कौन सा सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल, इसमें एक न्यूक्लियस भी होगा, तो न्यूक्लियस बना दिया। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, जो इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। कैसा होता है बताइए, डेंस होता है। ये इसका न्यूक्लियस है, समझ गया, न्यूक्लियस। और इसका साइटोप्लाज्म बहुत ही ज़्यादा डेंस है। कैसा साइटोप्लाज्म है, डेंस, बहुत ही ज़्यादा घना। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, एकदम घना है। समझ गया, एकदम क्लोजली पैक्ड है। समझ गया, कैसा है, डेंस। समझ में आया, डेंस साइटोप्लाज्म है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्लियर कट आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा होगा। समझ गया, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, एकदम अच्छा सा न्यूक्लियस। समझ गया, बड़ा सा न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, क्लियर सा न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट मतलब होता है क्लियर, बड़ा। समझ गया, बड़ा सा न्यूक्लियस दिखेगा। ये प्लांट सेल है तो इसमें सेलुलोज का सेल वॉल तो होगा ही, तो इसका जो सेल वॉल होता है ना बहुत पतला होता है। समझ गया, इसमें थिन सेलुलोज का, एकदम पतला सा सेलुलोज का क्या होता है, सेल वॉल, एकदम पतला सा।
जैसे मान लीजिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एकदम पतला सा, समझ गया, सेलुलोज का, क्लियर। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। थिन सेलुलोज का सेल वॉल होता है, समझ गया, क्लियर। समझ में आया। इसमें वैक्यूल्स नहीं होता है भाई, इसको अब डिवाइड करना है। तो ऐसा थोड़ी ना कि खाली डब्बा लेके अपने अंदर बैठा रहेगा। एक बात बताओ, इसके अंदर मान लेते हैं वैक्यूल्स रहता है इतना बड़ा सा, तो क्या ये सेल डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैक्यूल्स बर्बाद कर देता है, समझ गया, सेल्स को। जो बुढ़ा जाता है उसमें वैक्यूल्स आता है, ये अभी जवान है तो इसके अंदर, समझ रहे हो ना, बुढ़ापा वाला चीज़ सब नहीं आएगा, वैक्यूल्स नहीं होता इसके अंदर, समझ गया। तो लैक वैक्यूल्स, लैक मतलब होता है प्रेजेंट नहीं होना, लैक वैक्यूल्स। और भी फीचर बता दो, चलिए एक और बताता हूँ, एक दो। जैसे मान लो ये सब रब कर देता हूँ, ठीक है। जैसे आप मान लो एक चीज कि ये कुछ सेल्स है, इस टाइप का नहीं बना, इस टाइप का बनाता, ये सब है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, समझ गए, इस टाइप का, ये सब है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स, सब मेरिस्टेम इसको बोला जाता है, ये सब मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सेल्स। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो सेल्स है, ये जो सेल सब है, इसके बीच में ना खाली जगह प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे ये एक सेल हो गया, ये सेल नंबर 1, ये है सेल नंबर 2, तो इसके बीच में ये सेल और ये सेल के बीच में ना खाली जगह नहीं होगा, एकदम क्लोजली पैक्ड होगा, समझ गए। तो लैक इंटरसेल्यूलर स्पेस, क्या, लैक इंटरसेल्यूलर स्पेस। इंटर मतलब होता है क्या चीज, बिटवीन, और सेल्यूलर मतलब सेल, मतलब सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा, ये और ये सेल के बीच में स्पेस नहीं होगा, समझ गए। लैक इंटरसेल्यूलर स्पेस, बिटवीन को शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, समझ में आ गया। अगल बगल वाले सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होगा, समझ में आ गया, क्लियर। तो ये सब कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फीचर था। अब हम लोग देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। चल इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं पूरा बोर्ड रब कर देता हूँ। बस थोड़ा देर का और टॉपिक है, 10 मिनट मैक्सिमम, 10 मिनट। भारी नहीं ना लग रहा है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा है ट्रिकी, बट इतना भी टफ नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का टाइप्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम लोग एक नॉर्मल सा पहले प्लांट बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये क्या हुआ, उसका रूट, ये उसका सूट कह दो, सूट कह दो या स्टेम ही कह दो, ठीक है। ये इसका स्टेम का ऊपर वाला अंतिम वाला रीजन। तो ऐसा मेरिस्टेम मतलब ऐसा सेल्स जो प्लांट के ऊपर वाले रीजन में प्रेजेंट रहे या नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट रहे, मतलब अपेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट रहे, उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो ये वाला जो जगह है, यहाँ पर जो क्या होगा, टिश्यू होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम। ये एपिकल मेरिस्टेम,
सबसे पहले हेडिंग डालिए एपिकल मेरिस्टेम। कहाँ पे प्रेजेंट है? अपेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द अपेक्स। मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम। समझ गया? ये क्या है? स्टेम। ये क्या है? रूट। इसके जो रीजन ग्रो कर रहा है उसके टिप वाले रीजन पे प्रेजेंट है। समझ गया? ये क्या चीज में मदद करता है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम। ठीक है, ये क्या करता है? लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, ये क्या करेगा? इसको नीचे की तरफ बढ़ाएगा, इसको ऊपर की तरफ। समझ गया? क्लियर है? अब आता है सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम, वो है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझो इस चीज को, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। समझो क्या होता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जैसे मान लेते हैं प्लांट में इस रीजन से लीफ निकल रहा है, तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पर जो मेरिस्टेम होगा वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होगा। कौन सा मेरिस्टेम? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। जो लीफ के बेस पे प्रेजेंट है मेरिस्टेम, वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम। कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। पत्ता का जो बेस है, ये क्या है? लीफ का बेस है। यहाँ पर जो मेरिस्टेम प्रेजेंट है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ऐसा नहीं कि लीफ के ही बेस पर ही होता है, और भी बहुत सारे जगहों पर होता है। जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, तो प्लांट के इस वाले रीजन में रहेगा। समझ गया? इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में भी रह सकता है, इस रीजन में भी रह सकता है। समझ गया? इस सब रीजन में रहेगा, और प्लांट को ये लमारने में मदद करता है। हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। समझ गया? हेल्प्स इन लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। क्या चीज में ये मदद कर रहा है? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ में, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। समझ गया? जैसे ये प्लांट है, तो प्लांट को जैसे यहाँ से लमरना है ना, इसका लॉन्गिट्यूडिनली लेंथ इंक्रीज करवाना है, तो क्या चीज़ की हेल्प से होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम की हेल्प से होगा। समझ गए? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? क्या आप लोगों के पास टोटल बुक वगैरह है? बुक खोल के फोटो देखिए, बुक में ऐसा ही फोटो बना होगा। रुक जाइए, देखता हूँ और कुछ छूट तो नहीं रहा है। 2 मिनट वेट बस। टिश्यू है ना, 6 चैप्टर है ना, आई गेस। हाँ, देखिए वही है। समझ गए? वही फोटो बना हुआ है जो मैं बनाया हूँ। समझ गए? अब आता है और भी एक टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। समझ गए? जो कि प्लांट के मोटाई को बढ़ाता है। तो ये वाला जो मेरिस्टेम है, समझ गया, ये वाला मेरिस्टेम, इसको हम बोल देते हैं लैटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? लैटरल मेरिस्टेम। समझ गया? तो लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है बता? जो प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करवाता है। समझ गया? प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ स्टेम। कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट। स्टेम और रूट के लैटरल साइड पे प्रेजेंट है, मतलब साइड में प्रेजेंट है। रूट में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेम में ही होगा। रूट भी ना मोटा होगा भाई, ऐसा थोड़ी ना कि रूट मोटा नहीं होगा, स्टेम मोटा होते जा रहा है, पेड़ ही गिर जाएगा। समझ गया? तो रूट और स्टेम दोनों को मोटा करवाएगा। कौन सा मेरिस्टेम? लैटरल मेरिस्टेम। समझ में आ गया? प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गर्थ ऑफ द स्टेम या रूट। helps in increasing girth of the
रूट्स एंड स्टेम्स। समझ गए? क्लियर? इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और कुछ भी डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं अगले लेक्चर में ज़रूर डिस्कस कर लूँगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।